सेलेनियम आईडी का ट्राई किया टेस्ट केस एग्जीक्यूट करना वगैरह कुछ? सर हो ही नहीं रहा था सर। क्या इशू आ रहा था, मतलब रिकॉर्ड हो गया था क्या? नहीं हुआ था। सॉरी, रिकॉर्डिंग आप, देख के छोड़ दिया सर। आपका आवाज ब्रेक हो रहा है शायद, मुझे आ नहीं रहा क्लियरली। बोल रहा हूँ सर, रिकॉर्डिंग देख के ही छोड़ दिए सर, खुद से किया नहीं हुआ सर उस पे कुछ। छोड़ दिए सर हुआ सर। अच्छा, मतलब रन नहीं हुआ कि? जैसे अगर मैं वापस एक बार दिखाता हूँ आपको, आपने प्लगइन ऐड कर दिया है, आपको प्लगइन दिख रहा है एक्सटेंशंस में, ओके। तो आपको न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। सपोज आप न्यूली कर रहे हो, कोई नाम दे दिया आपने, जैसे सपोज गूगल वन, ओके। तो यहाँ पे एक ऑलरेडी अनटाइटल्ड करके एक टेस्ट केस होता है आपका, राइट? तो आपको उसी को डायरेक्ट यहाँ से राइट हैंड साइड में यहाँ पे रिकॉर्डिंग का बटन है, ओके, स्टार्ट रिकॉर्डिंग। अगर इस पे करते हो तो आपको पहले यूआरएल पूछेगा, ओके। आपको एक वैलिड यूआरएल डालना है जो वर्किंग है, ओके। आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, अगर सपोज मैंने गूगल का डाला है। फिर ये बोलेगा स्टार्ट रिकॉर्डिंग, ओके। फिर स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे आप जैसे अभी आपको गूगल का पेज दिख रहा है, आप जिस पे भी क्लिक करोगे वो एक्शन आपका रिकॉर्ड हो जाएगा। देखो आप यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, जैसे गूगल ओपन हो गया, विंडो साइज इतने इतने से उसने सेट कर दी, और मैंने जीमेल पे क्लिक किया तो उसने जीमेल पे क्लिक कर दिया, ओके। सो मैं करता हूँ यूज अनदर अकाउंट, ओके, एंड मैं बोलता हूँ क्रिएट अनदर अकाउंट फॉर माई सेल्फ, ओके। यहाँ पे मैं कुछ नाम डाल देता हूँ। तो ये जो मैंने सब किया वो यहाँ पे एक एक करके रिकॉर्ड होता है, ओके। जैसे मैंने अगर कुछ टाइप किया तो टाइप आ गया, क्लिक किया तो क्लिक आ गया, ओके। वैसे अभी ये नेक्स्ट आ गया। अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और स्टॉप रिकॉर्डिंग करता हूँ, ओके। स्टॉप करने पे हमें पूछता है कि आपको इस टेस्ट का नाम क्या देना है, तो मैंने बोला कि न्यू यूजर, ओके, और मैंने ओके कर दिया। तो ये न्यू यूजर से ये सेव हो गया, ओके। अभी इसमें स्टेप्स कैसे थे, जैसे ओपन, गूगल आपका ओपन हो गया, विंडो साइज उसने सेट किया, फिर उसने जीमेल पे क्लिक किया, ओके। उसके बाद और कुछ क्लिक्स है, उनका एक्सपाथ सही से नहीं दिख रहा है, मतलब सही से आपको समझ में नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, बट हम ये बाद में देखेंगे। फिर उसके बाद उसने जो फर्स्ट नेम था वहाँ पे आकाश टाइप किया, फिर लास्ट नेम पे राठौर टाइप किया, ओके। फिर मैंने क्लोज कर दिया था। सेम वे में अगर यहाँ पे प्ले का बटन है, देखो यहाँ पे रन, मैं इस पे रन पे क्लिक करता हूँ तो वो सेम एग्जीक्यूट होता है, ओके। अभी यहाँ पे रुक गया, यहाँ पे मुझे फॉर माई सेल्फ क्लिक करना है, तो देखते हैं ये करता है या नहीं। तो हो सकता है आपका एप्लीकेशन मतलब जो लोकेटर और जो सपोज यहाँ पे उसको क्लिक करना है, राइट, तो वो कितने सही से अ, जो आईडी है उसने कैप्चर किया है, और देखो उसको थोड़ा टाइम लगा बट उसने कर दिया, ओके। ऐसे करके आप जस्ट एक ट्राई कर सकते हो कि आपकी टेस्ट केस चल रही है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे ये नेम चेंज कर सकते हो, कुछ अलग नाम डाल सकते हो, ओके। फिर वो नेक्स्ट टाइम कुछ अलग नाम वहाँ पे डालेगा, ऐसे टाइप में आप कुछ कुछ कर सकते हो। फिर उसके बाद मुझे लगता है यहाँ पे अलग अलग पॉसिबिलिटीज भी है, जो मैंने बोला था कि जो इनपुट जो होता है, जैसे जीमेल है, जीमेल पे क्लिक करना है, मतलब उसका एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है। यूनिकली उसको कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि स्क्रिप्ट को पता चले कि वो जीमेल है, ओके। तो इन्होंने क्या यूज किया है, देखो सबसे ऊपर अगर जाकर देखते हैं तो इन्होंने यूज किया है टेस्ट लिंक इक्वल टू जीमेल, ओके। अगर हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ए मतलब एक एंकर टैब होता है, एंकर मतलब जहाँ पे हम क्लिक कर सकते हैं, और उसका नेम जीमेल है, ओके। तो उन्होंने क्या किया, लिंक टेस्ट इक्वल टू जीमेल,
ऐसे ये हम सीखेंगे बाद में कि ये वाला कैसे क्रिएट करते हैं कि यूनिकली हम आइडेंटिफाई कर सके कि कहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, तो ऐसे करके आप टेस्ट केस बनाओ, जस्ट ट्राई करो कि क्या क्या आ रहा है यहाँ पे, और आप प्ले कर सकते हो क्या ऐसे करके। ओके, तो नेक्स्ट है कि हम थोड़ा जो हम सेलेनियम का देखने वाले थे, सेलेनियम का थोड़ा बेसिक स्टार्ट करते हैं, फिर मतलब बेसिक थ्योरी थोड़ा एक, और फिर उसके बाद उसको हम कैसे इंस्टॉल करेंगे एंड हम कैसे वहां से स्टार्ट करेंगे वो देखते हैं। एक बार सेलेनियम का थ्योरी मीन्स उसका थोड़ा बैकग्राउंड, फिर कैसे डेवलप हुआ था एंड एग्जैक्टली क्या है सेलेनियम। ओके, तो सेलेनियम फर्स्टली ओपन सोर्स टूल है। ओके, ओपन सोर्स है मतलब हम फ्रीली उसको यूज कर सकते हैं, जो भी उसके डेवलपर है। ओके, वो क्या करते हैं, उसको फ्रीवेयर रखते हैं, मतलब उसको कोई चार्ज नहीं लेते हैं। तो और उसका जो कोड होता है वो ओपनली अवेलेबल होता है, तो मैं भी उसका कोड जाके डाउनलोड कर सकता हूँ और उसमें कोई चेंजेस कर सकता हूँ। ओके, बट जो फाइनल जो प्रोजेक्ट होता है वो कुछ लोग और ओपन कम्युनिटी रहती है, जैसे कुछ फोरम वगैरह हो गया, वो हैंडल करते हैं उसको। तो ये ओपन सोर्स टूल है फॉर ऑटोमेशन टेस्टिंग फ्रेमवर्क। ओके, यूज टू वैलिडेट, हमारा ज़्यादा करके ये चलता है वेब एप्लीकेशन पे। ओके, और सब टाइप के ब्राउज़र ये सपोर्ट करता है, और सब टाइप के प्लेटफॉर्म्स, प्लेटफॉर्म्स मतलब विंडोज़, मैक हो गया, उबुंटू हो गया, ओके, लिनक्स हो गया। और डिफरेंट ब्राउज़र्स मीन्स जैसे क्रोम हो गया, फायरफॉक्स, और जो भी अलग अलग ब्राउज़र्स होते हैं। और ये आल्सो सपोर्ट करता है डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, लाइक आप जावा में भी कोड लिख सकते हो, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सी शार्प, ओके, एंड पाइथन। ऐसे अलग अलग लैंग्वेजेस में आप सेलेनियम का कोड लिख सकते हो। ओके, जो भी आपको लैंग्वेज फ्रेंडली लगती है। और फिर उसके बाद जो भी हम सेल जो टेस्टिंग करते हैं उसको सेलेनियम टेस्टिंग बोलते हैं नॉर्मल। ओके, the Selenium software is not just a single tool but it is suite of software। ओके, मतलब एक सॉफ्टवेयर है बट उसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप्स है। ओके, वो एक कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं। तो okay, तो उसमें क्या क्या आता है, एक सेलेनियम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो हमने कल देखा था, सेलेनियम आईडीई। ओके, सेलेनियम आईडीई में मीन्स हम डायरेक्टली ये सेलेनियम ने खुद से क्रिएट किया हुआ है, जो हम डायरेक्टली प्लग एंड प्ले, लाइक रिकॉर्ड एंड प्ले करके इसको यूज कर सकते हैं, और वो हमें क्रोम पे अवेलेबल है। फिर जो सेकंड है सेलेनियम रिमोट कंट्रोल। तो इसमें क्या होता है, ये इसको हम आगे देखेंगे, इसका एक्चुअल डायग्राम कैसे वर्किंग है वो। बट ये जो होता है वो सर्वर और क्लाइंट बेस टाइप होता है। ओके, और फिर जो नेक्स्ट है वो सेलेनियम वेब ड्राइवर है। इसमें कैसे होती है, सेलेनियम की अलग अलग एपीआईज होती हैं, जो मेनली हम जो स्टडी करने वाले हैं सेलेनियम, वो हम सेलेनियम वेब ड्राइवर देखने वाले हैं। ओके, और सेलेनियम वेब ड्राइवर क्यों देखने वाले हैं ये भी हम आगे देखते हैं। और ये एपीआई बेस होता है, जैसे हम कुछ कमांड देते हैं, जैसे जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा कमांड्स। ओके, ये जो कमांड है, क्लिक, माउस आउट, माउस ओवर, क्लोज, ओके, ये कमांड मतलब एक एपीआईज होती हैं, और वो डायरेक्टली हम कमांड देते हैं, मतलब वो ऑपरेशन परफॉर्म होता है। जैसे हम क्लिक बोले तो हमने हमें क्लिक ऑपरेशन किया तो वो क्लिक वहां पे जाके क्लिक कर देगा। एंड सेलेनियम ग्रिड एक जो होता है, उसका मीनिंग होता है कि हम मल्टीपल यूजर मल्टीपल डिफरेंट सिस्टम्स पे एक साथ काम कर सकता है। ओके, जैसे मुझे अगर 4 कंप्यूटर है उस पे एक साथ कुछ टेस्ट केस चलाने हैं सेलेनियम के, तो मैं वो सेलेनियम ग्रिड यूज करूंगा, और वो क्या करेगा अपने आप बाकी सब मशीन्स में
टेस्ट केस चला देगा। ओके, हम क्या करते हैं, एक वर्चुअल मशीन्स, जैसे अभी अपनी एक विंडोज है, राइट, जैसे मुझे अभी सब कुछ दिख रहा है और वो विंडोज मेरे लैपटॉप से चलती है, वैसे ही अलग अलग मशीन्स हम क्लाउड पे होस्ट करते हैं। जैसे हमारा एक लैपटॉप हो गया वैसे, और वो सब मशीन्स हम क्या करते हैं, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन से हम वो सब मशीन्स कनेक्ट करते हैं। जैसे अगर मेरे पास 4 विंडोज़ की मशीन्स है और मैंने वो कहीं पे अमेज़न पे होस्ट कर दिया, ओके, तो मैं वो 4 ही मशीन एज़ अ विंडोज़ में वर्क उसको ओपन कर सकता हूँ, और वो उन पे मैं टेस्ट केस मेरे रन कर सकता हूँ, क्योंकि एक मशीन पे सपोज़ एक टाइम में 10,000 सपोज़ 1000 टेस्ट केस रन कर सकता हूँ, बट मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे 1 आवर में 4000 टेस्ट केस रन करके देने हैं। तो मुझे एक मशीन से तो नहीं होगा, हेलो राइट? सर। एक ओके, हेलो सर। हेलो? सर ये सर सेलेनियम ग्रिड है, उसका मतलब क्या होता है सर? हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ ना, ग्रिड मतलब क्या होता है कि आगे उसका कोई इमेज दिखाता हूँ मैं उनको, आप इमेज से ज़्यादा समझ में आएगा। ग्रिड मतलब जैसे अपना पावर ग्रिड जो होता है ना, कि वहाँ पे एक एक जगह से बिजली आती है और वो अलग-अलग जगह पे वो डिस्ट्रीब्यूट करती है, राइट? वैसे ही क्या होता है, जैसे अभी मेरे पास ये बड़ा होगा क्या? हुँ, मेरे पास एक मैंने कोड लिखा है यहाँ पे स्टार्टिंग में, ओके? और वो सपोज़ इसमें मेरे पास 4000 टेस्ट केसेस हैं, और वो सब मुझे एक मशीन पे, जैसे 4 ब्राउज़र है, उस पे सब पे रन करना है। मुझे चेक करना है कि मेरा एप्लीकेशन सब ब्राउज़र पे अच्छे से चलना चाहिए, ओके? और मेरे मेरे को सपोज़ 4000 टेस्ट केस 1 आवर में रन करने हैं, ओके? बट क्या होता है, एक 1 आवर में मैं एक मशीन पे सपोज़ एक क्रोम पे सपोज़ मैं एक 1000 ही टेस्ट केस रन कर पाता हूँ। ओके, तो मुझे क्या लगेगा कि एक एक आवर में मुझे 4000 करने के लिए मैं शायद 2 3 4 सिस्टम यूज़ कर सकूँ, राइट? मैं अलग-अलग सपोज़ 3 बंदे हैं, 3 और 4, मैं उन सबको बोलूँगा कि आप एक-एक 1000 टेस्ट केस ले लो और 1 घंटे में मुझे रन करके दे दो, ओके? तो ऐसे करने से क्या होगा, 3 लोगों की मशीन्स हम यूज़ कर सकते हैं, ओके? तो एक तो डायरेक्टली किसी का सिस्टम ले लो, और एक तो क्या करते हैं हम लोग, जो हम जैसे ये विंडोज़ यूज़ करते हैं, राइट? ये सेम विंडोज़ हम गूगल पे और अमेज़न पे होस्ट करते हैं। तो जैसे अपना कंप्यूटर पे ये सिस्टम दिखता है, वैसे ही सेम विंडोज़ उधर इंस्टॉल्ड होता है, और हम उसको ये जो मैंने आपको दिखाया था, रिमोट रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, इससे हम दूसरे कंप्यूटर्स लॉगिन कर सकते हैं अपने अपने मशीन पे। ओके, वो आपको, अगर आप कोई प्रोजेक्ट में जाओगे तो आपको पता चल जाएगा, बट ऐसे समझ लो कि 3 लोगों ने ये 3 टेस्ट केस अलग-अलग चलाने हैं, ओके? और मैं क्या करता हूँ फिर उन सबको हैंडल करने के लिए, मैं एक ही जगह से वो सेलेनियम ग्रिड यूज़ करूँगा, और सेलेनियम ग्रिड क्या करेगा, उस मशीन पे वो टेस्ट केस चला लेगा, लाइक 1000 इस पे चलाएगा, 1000 इस पे चलाएगा, और बाकी के इस पे चलाएगा। लाइक वो क्या करता है, एज़ अ हब अ, वर्क करता है, और वो डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने-अपने टेस्ट केसेस टू रन ऑन डिफरेंट सिस्टम्स, ओके? डिफरेंट ब्राउज़र एंड डिफरेंट सिस्टम। तो वो एक सेलेनियम ग्रिड का यूज़ है। तो वो सेम ही है, बट उसका एप्लीकेशन ऐसे है कि वो डिफरेंट सिस्टम पे वो वर्क करने को हेल्प करता है। ओके? तो मेनली क्या है, जैसे हमारे सूट में है कि आईडी, आरसी, वेब ड्राइवर और ग्रिड, ओके? ये डिफरेंट 3 कंपोनेंट है। जैसे आईडी था, वो हम एक ब्राउज़र पे हम रिकॉर्ड एंड प्ले करते हैं। सेलेनियम रिमोट कंट्रोल क्या है, ये इसमें क्या होता है, जहाँ पे हमारी स्क्रिप्ट होती है और कंप्यूटर ना अलग-अलग लोकेशन पे होता है, तो इन्होंने क्या किया, इन दोनों को कंपेयर करके, सॉरी मर्ज करके सेलेनियम 2 डेवलप किया है, ओके? फिर उसके बाद सेलेनियम 2 का थोड़ा और इम्प्रूवमेंट करके अभी सेलेनियम 3 होता है, ओके? और लेटेस्ट मार्केट में अभी आजकल सेलेनियम 4 आने वाला है, आ गया है शायद, बट नॉर्मली अभी जो स्टेबल वर्जन है जो यूज़ करते हैं ज़्यादा लोग, वो सेलेनियम 3 यूज़ करते हैं, ओके? फिर वो सेलेनियम ग्रिड और सेलेनियम आईडी ये है, बट ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, ओके?
जैसे हमने देखा था सेलेनियम आईडी हम यूज कर सकते हैं, बट इंडस्ट्री में वो इतना पावरफुल नहीं है कि हम रियल टाइम एप्लीकेशन उससे ऑटोमेट करके उसको रन कर सके। वो जस्ट एज अ प्लग एंड प्ले है कि आप देख सको कि आपका एप्लीकेशन चलता है या नहीं चलता है। ओके, ऐसे टाइप में। तो कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टूल है। तो ये किसने डेवलप किया था? तो फर्स्ट टाइम सबसे पहले 2014 में जेसन हगिंस करके है। ये थॉटवर्क्स करके कंपनी है, वहाँ पे का एज ए इंजीनियर करके एज ए टेस्टर वर्क करता था। और इन्होंने क्या किया, एज ए मैनुअल टेस्टिंग कर रहे थे, तो उन्होंने एक जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम लिखा। ओके, तो जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम ऐसे लिखा कि वो ब्राउजर पे जैसे अगर मुझे कुछ टेस्ट करना है, ओके, तो मैं क्या करूँगा, जैसे मुझे अगर टेस्ट करना है कि गूगल पे मैं अगर सर्च करता हूँ, फिर मैं इमेजेस पे और न्यूज़ पे जा सकता हूँ, तो ये मैन्युअली करते हैं, राइट? तो फिर उसने क्या किया, उसी को ब्राउज़र का कुछ कोड होता है जो नॉर्मली जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं, और जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम लिखा जो ब्राउज़र के साथ इंटरेक्ट करके उस पे ऑटोमेटिकली क्लिक्स करता था। ओके, तो उसको उसने नाम दिया जावास्क्रिप्ट टेस्ट रनर। ओके, तो फिर ये आइडिया फिर अच्छा चलने लगा, फिर नॉर्मली टेस्ट केस हम ऑटोमेट कर सकते हैं। फिर हम उन्होंने वेब एप्लीकेशन ऑटोमेट चालू किया, और फिर उसको फिर उन्होंने ओपन सोर्स कर दिया कि ये ओनली वो कंपनी यूज नहीं कर सकती थी। उन्होंने वो वाला इनका जो कोड था वो ओपन कर दिया। ओके, मतलब सब लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, और उनके उनके कंपनीज में वो टेस्ट रनर यूज करके उनके टेस्ट केस ऑटोमेट कर सकते थे। फिर उसके बाद उसने ये टेस्ट केस मतलब सेलेनियम जो था इनका जावास्क्रिप्ट रनर, उसका नाम सेलेनियम कोर करके दिया। ओके, सेलेनियम कोर करके क्यों नाम दिया इनका? क्योंकि पहले जो था, जो हमने देखा था कि मैंने आपको कल दिखाया था, एक यूएफटी करके सॉफ्टवेयर होता है। ओके, क्यूटीपी भी उसका नाम है, और फिर उसका नाम चेंज होके यूएफटी हो गया। ओके, तो ये पहले मर्क्यूरी मर्क्यूरी जो कंपनी है वो उसको ओन करती थी। ओके, तो और वो ये जो सॉफ्टवेयर था वो कॉस्टली सॉफ्टवेयर है, मतलब पेड सॉफ्टवेयर है। तो और जो हमारा सेलेनियम है वो उन्होंने ओपन सोर्स किया था। तो इनका नाम ऐसे है कि जैसे ये मर्क्यूरी को जैसे सेलेनियम किल करता है, इसलिए उस उन्होंने इसका नाम सेलेनियम रखा था। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आता था, सेम ओरिजिन पॉलिसी करके एक प्रॉब्लम है जावास्क्रिप्ट में। उससे क्या होता है, जैसे सपोज आप कुछ काम कर रहे हो, जैसे मैंने सपोज ये ओपन किया है, ओके, W3 स्कूल है, और मैं यहाँ पे एसक्यूएल का कुछ दिख रहा हूँ। तो यहाँ से मैं ये जो अपना डोमेन होता है W3 स्कूल, इस पे मैं वर्क कर सकता हूँ। बट अगर यहाँ पे कोई लिंक है जो अपने दूसरे कोई वेबसाइट पे जा रही है, ओके, जैसे सपोज गूगल सर्च पे जा रहा है, और जैसे ट्यूटोरियल पॉइंट्स कुछ अलग पॉइंट ट्यूटोरियल पे जा रहा है, तो उस टाइम क्या होता है, ये ब्राउज़र उसको अलाउड नहीं करता है ये करने के लिए, क्योंकि जो उसका ब्राउज़र क्या करता है, एक जो यूआरएल होता है उसको प्रोहिबिट करता है कि वो दूसरे, जो सपोज मैं दो सर्च कर रहा हूँ, जैसे मैं फेसबुक यूज़ कर रहा हूँ एक जगह पे, और एक जगह पे मैं गूगल यूज़ कर रहा हूँ। तो फेसबुक वालों को गूगल का मैं जो कर रहा हूँ वो पता नहीं चलना चाहिए, और सपोज मैं ट्विटर भी यूज़ कर रहा हूँ, तो उनको ट्विटर को बाकी फेसबुक का कुछ पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए वो रिस्ट्रिक्शन देता है कि एक डोमेन दूसरे डोमेन को एक्सेस नहीं कर सके। ओके, उसके वजह से क्या हो रहा था कि एक ही टेस्ट के सपोज हम गूगल पे कुछ ओपन करते हैं, और फिर गूगल पे ओपन करके कुछ अलग वेबसाइट पे जाते हैं, तो वो ये जो जावास्क्रिप्ट टेस्ट रनर था वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा था। ओके, ये जस्ट हिस्ट्री है, आपको एक बार ही याद रखना है, फिर इसको ज्यादा कुछ पूछता नहीं, बट ये वाला पूछ सकते हैं कि सेम ओरिजिन इशू क्या था। तो सेम ओरिजिन इशू ये है कि प्रोहिबिट्स जावास्क्रिप्ट कोड फ्रॉम एक्सेसिंग एलिमेंट फ्रॉम अ डोमेन
दैट इज डिफरेंट फ्रॉम वेयर इट वाज लॉन्च। जैसे अगर उसने पहले गूगल लॉन्च किया है और फिर उसने उसके बाद जैसे पहले गूगल लॉन्च कर दिया, फिर उसके ऊपर उन्होंने गुरु 99 का वेबसाइट ओपन किया, तो वो क्या करेगा, उस पे वर्क करने के लिए अलाउड नहीं करेगा आपको। ओके, तो उसके वजह से ये यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। फिर उन्होंने क्या किया, सेलेनियम रिमोट कंट्रोल एक डिजाइन किया जो उसका सॉल्यूशन था। ओके, तो रिमोट कंट्रोल क्या है, ये पॉल पॉल जो है हम हेमेनेंट, उन्होंने डिजाइन किया था। और ये क्या करता है, एक प्रॉक्सी एचटीटीपी प्रॉक्सी क्रिएट करता है और उस पे क्रिएट करके हम ये चलाते हैं। तो फिर उसको उन्होंने सेलेनियम 1 और सेलेनियम रिमोट कंट्रोल ऐसे नाम दिया था। तो उसके बाद उन्होंने सेलेनियम ग्रिड इन्वेंट किया। फिर जो डेवलपर था जिसने सेलेनियम ग्रिड का कोड लिखा था वो है पैट्रिक लाइट बॉडी। ओके, फिर इन्होंने जो लिखा था, सेंडिंग सेलेनियम कमांड टू अ डिफरेंट मशीन साइमल्टेनियस, लाइक एक मशीन पे मैं कुछ कोड रन कर सकता हूँ, बट मैं सेम वे कुछ और मशीन पे भी मुझे कोड रन करना है, जैसे हमने यहाँ पे देखा था। एक मशीन से मैं दूसरे मशीन पे एक्सेस कर सकता हूँ। तो मशीन मतलब वो खुद से अपने टेस्ट केस जो है वो अलग अलग मशीन पे होस्ट करके अपना टेस्ट केस जल्दी से जल्दी हम रन कर सकते हैं। फिर उसके बाद इन्वेंट हुआ था सेलेनियम आईडी, जो हमने फर्स्ट टाइम देखा था, और वो इन्वेंट किया था, मतलब उसका जो कोड लिखा था वो शिनाई कसातानी जो भी है, जापानीज क्रिएटर है ये। इन्होंने ये सेलेनियम आईडी का कोड लिखा था 2006 में। ओके, फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, जो सेलेनियम कोड रिमोट कंट्रोल है, फिर उसको उन्होंने नेक्स्ट वर्जन क्रिएट किया, उसको बोला सेलेनियम 2। तो ये 2008 में क्रिएट किया। इसमें उन्होंने सेलेनियम वेब ड्राइवर और सेलेनियम आरसी को मर्ज करके ये किया था। तो इसके डिफरेंट यूज केसेस है, मतलब ये दोनों दोनों का फीचर यूज करके एक अच्छा वाला इन्होंने वेब ड्राइवर क्रिएट किया था। ओके, सेलेनियम का ये हो गया था। तो आईडी में कुछ इशू है, जैसे वो हम ज़्यादा करके क्रोम पे ही यूज़ करते हैं, राइट, और इट इज़ अ फायरफॉक्स प्लगइन। ओके, ये ज़्यादा करके यूज़ करते हैं प्रोटोटाइपिंग टूल, मतलब हमारा वेबसाइट जो भी आपको ऑटोमेट करना है वो सेलेनियम सपोर्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो वन टाइम चेक करने के लिए, मतलब पूरा पूरा कोड लिख के देखने से बढ़िया है कि नॉर्मली सेलेनियम आईडी से चेक करो कि आपका ब्राउज़र जो आपका वेबसाइट है वो ऑटोमेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ओके, इतना ये चेक होता है। ओके, फिर व्हाट इज वेब ड्राइवर। तो जो भी ये कॉम्बिनेशन था सेलेनियम आईडी और ये इन दोनों का ये कॉम्बिनेशन है, स्टेबल वर्जन एज कंपेयर टू अब तक का जो नॉर्मल सेलेनियम यूज करते हैं उसमें से सबसे स्टेबल वेब ड्राइवर एज ए वेब ड्राइवर यूज करते हैं। तो इसमें होता क्या है, जैसे इट कंट्रोल्स द ब्राउजर बाय डायरेक्टली कम्युनिकेटिंग विथ इट। ओके, जो आगे चल के हम जो कोड देखेंगे सेलेनियम का, वो क्या करते हैं, हम जो भी कमांड लिखते हैं वो कमांड डायरेक्टली ब्राउजर के साथ कम्युनिकेट होता है। ओके, पहले रिमोट कंट्रोल में क्या होता था, हम जैसे अगर आप देखोगे इसमें क्या होता था, आपका स्क्रिप्ट होता था और स्क्रिप्ट क्या करता था, कम्युनिकेट विथ
सर्वर, जो सेलेनियम का सर्वर होता था। ओके, फिर उसको हम बोलते हैं रिमोट सर्वर भी बोल सकते हो सेलेनियम का। फिर वो रिमोट सर्वर आपका ब्राउजर के साथ इंटरेक्ट करता था। ओके, जैसे मैंने स्क्रिप्ट लिखा, सपोज मैंने कहाँ पे क्लिक करना है, फिर वो रिमोट कंट्रोल क्या करेगा, उस क्लिक को ब्राउजर जो अंडरस्टैंड कर सके उस कोड में वो कन्वर्ट करता है। जैसे उस डाउन के क्लिक मतलब क्या होता है, हम माउस डाउन और माउस अप करते हैं ना, वैसे टाइप में, मतलब जो भी ब्राउजर को अंडरस्टैंड हो सके उस टाइप में वो कोड कन्वर्ट करता है। ओके, रिमोट कंट्रोल। फिर उसके बाद ये कोड जाता है ब्राउजर पे, और ब्राउजर पे एक्शन परफॉर्म होती है। एक्शन कैसे परफॉर्म होती है, और जो भी कुछ रिजल्ट आता है फिर उसके बाद रिमोट कंट्रोल को जाता है, फिर वो स्क्रिप्ट को जाता है। फिर ऐसे ये रिमोट कंट्रोल बिहेव करता है। फिर जो सेलेनियम वेब ड्राइवर है उसमें क्या होता है, जो हमारी स्क्रिप्ट होती है वो इंटरेक्ट करती है। एक एवरी ब्राउजर क्या करता है, ब्राउजर खुद का एक फाइल बनाता है। जैसे हमें एक exe फाइल और कुछ पैकेज वो ब्राउजर प्रोवाइड करेगा। जैसे अगर क्रोम का है तो हम बोलेंगे उसको क्रोम वेब। ओके, सेम वे हमारे पास अलग अलग वेब ड्राइवर होते हैं, जैसे फायरफॉक्स। ओके, जिस वाले ब्राउजर पे आपको काम करना है वो ब्राउजर क्या करता है, उनका एक वेब ड्राइवर करके कोड आपको देता है, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। ओके, जैसे अगर मैं जाता हूँ तो क्रोम वेब ड्राइवर हम डाउनलोड कर सकते हैं क्रोम की वेबसाइट से। सेम वे सपोज आपको फायरफॉक्स का चाहिए, फायरफॉक्स वेब ड्राइवर। ओके, तो आप तो फायरफॉक्स के वेब ड्राइवर को दूसरा भी नाम है, एक गेको ड्राइवर भी बोलते हैं उसको, तो वो आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको जो भी वेब ब्राउजर के साथ कम्युनिकेट करना है वो वाला वेब ब्राउजर वो आप वो उसको डाउनलोड करते हो और आपके कोड में उसको इंटरेक्ट करते हो, डायरेक्टली आपका ब्राउजर के साथ कम्युनिकेशन होता है। जैसे अगर आपने क्लिक वाला ऑपरेशन लिख दिया, ओके, और वो ऑपरेशन का कमांड आप वेब ड्राइवर को देते हो और वेब ड्राइवर फिर वहाँ पे एक्शन परफॉर्म करता है एज ए क्लिक। ओके, ब्राउजर पे। तो वो हम देखेंगे कि कैसे कैसे ऑपरेशन परफॉर्म होता है। ओके, और ये अगर मैं लिंक देता हूँ तो आप ये देख सकते हो कि जो ओपन सोर्स टूल है सेलेनियम, एंड जो दूसरा QTP और जो UFT जो है, UFT पेड वर्जन है। ओके, वो अलग सॉफ्टवेयर है। तो इसमें क्या डिफरेंस है, एक मेजर डिफरेंस ये आता है कि सेलेनियम है वो जस्ट वेब ब्राउजर के पे ही हम कुछ ऑटोमेट कर सकते हैं। हम डेस्कटॉप के ऑटोमेशन और डेस्कटॉप के एप्लीकेशन ऑटोमेट नहीं कर सकते। ओके, डेस्कटॉप पे अगर मेरे पास टीम्स है, जैसे अगर टीम्स में मुझे कुछ कहीं पे जाके क्लिक करवाना है, क्या करना है, तो ये काम सेलेनियम से हम नहीं कर सकते। सेलेनियम से हम ओनली ब्राउजर पे ही एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये इन दोनों में मेजर डिफरेंस है। और दूसरा डिफरेंस है कि QTP जो UFT है वो कमर्शियल है, मतलब पेड है, और सेलेनियम ये फ्रीवेयर है। ओके, ये ऑल द ब्राउजर सपोर्ट करता है, और ये 3 ब्राउजर सपोर्ट करता है। और मेन और एक मेजर डिसएडवांटेज है QTP का, वो है कि वो ओनली विंडोज पे वर्क करता है, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट नहीं, सॉरी, VB स्क्रिप्ट में बना है। एक विजुअल बेसिक करके एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, और वो विजुअल बेसिक जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो विंडोज
उनको कुछ डेवलपमेंट के लिए विंडोज़ की कोई भी डेवलपमेंट हो, तो विंडोज़ उसमें वर्क करता है। तो ये QTP जो है, वो विजुअल बेसिक पे बनी हुई है, इसलिए ओनली विंडोज़ सपोर्ट करती है। हम मैक पे और लिनक्स पे हम ये QTP सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर सकते। बट सेलेनियम का वैसा नहीं है, सेलेनियम कौन से भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करता है। ओके, इट आल्सो सपोर्ट मोबाइल ड्राइवर। ओके, इन्होंने भी न्यू सपोर्ट ऐड किया है, ये न्यूली डेवलपमेंट है इसमें। ओके, ये ब्राउज़र अगर हम मिनिमाइज़ भी रखते हैं, जैसे मैं जो ब्राउज़र पे टेस्टिंग कर रहा हूँ और टेस्टिंग में ब्राउज़र ऐसे बंद भी हो, मिनिमाइज़ भी हो, तब भी ये इफ़ेक्टिवली काम करता है कि सेलेनियम। बट सेम वे ये काम नहीं करता है, इसको विंडोज़ पे विज़िबल चाहिए सब कुछ। ओके, तो ये आप बाद में पढ़ लो, और हम जब जैसे-जैसे सेलेनियम सीखेंगे तब आपको ये मोर डिटेल में समझ में आएगा। जस्ट अ सेकंड। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे व्हाट इज वेब ड्राइवर एंड डिफरेंस विद रिमोट कंट्रोल। ओके, सो सेम वे कि ये ओपन सोर्स है, और ये एपीआई कलेक्शन ऑफ एपीआईज है। एपीआईज कलेक्शन हम देखेंगे आगे क्या है एग्जैक्टली। ओके, तो ये डिफरेंट टाइप की ब्राउजर्स मेनली सपोर्ट करता है, फायरफॉक्स, क्रोम, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर। ओके, वेब ड्राइवर एंड सपोर्टेड ब्राउजर्स। ओके, देन हम जो वेब ड्राइवर में कोडिंग कर सकते हैं, हम डिफरेंट लैंग्वेजेस में कोड लिख सकते हैं, जैसे जावा में डॉट नेट, PHP, पाइथन, पर्ल, रूबी। ओके, जैसे हम अगर जावा में कर सकते हैं तो हम ओनली जावा में कर सकते हैं, हमें बाकी कोई लैंग्वेज नहीं आती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो जो मैंने आपको वहां पे दिखाया था, जैसे आपके स्क्रिप्ट है, आपका ये ब्राउजर है। ओके, और ये आपका वेब सर्वर है। तो आपके स्क्रिप्ट के कमांड ब्राउजर को जाते हैं और ब्राउजर से कमांड आपके वेब सर्वर पे जाते हैं। ओके, ये सेलेनियम आरसी ज़्यादा यूज़ क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड उसका आर्किटेक्चर है। ओके, तो सबसे पहले अगर आपको करना है तो आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले यू फर्स्ट नीड टू लॉन्च सेपरेट एप्लीकेशन कॉल्ड सेलेनियम रिमोट कंट्रोल। ओके, तो आपको सेलेनियम रिमोट कंट्रोल का सर्वर, ये जो सर्वर है, पहले ऑन करना पड़ता है। ओके, जब सपोज आपको सेलेनियम आरसी में आपका टेस्ट केस लिखने हैं, फिर उसके बाद आपको जो सेलेनियम आरसी है वो मिडलवेयर एज ए काम करता है बिटवीन योर सेलेनियम कमांड एंड योर ब्राउजर। ओके, जो हमने यहाँ पे देखा था कि सेलेनियम सर्वर यहाँ पे एज मिडिल काम करता है। तो ये क्या करता है, जो भी आपका कोड है वो इंजेक्ट करता है जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम में, एंड उसको बोलते हैं सेलेनियम कोर। ओके, देन सेलेनियम जो कोर होता है वो आपका जावास्क्रिप्ट का को कमांड एग्जीक्यूट करता है। तो यहाँ पे है, जैसे आप, हाँ, ये जो आर्किटेक्चर है, ये नॉर्मल वाला वेब ड्राइवर का है। जैसे हमारा जो स्क्रिप्ट है, सपोज ये स्क्रिप्ट है, ये ब्राउजर के साथ कम्युनिकेट करता है, और ये जो ब्राउजर मेनली सपोज गूगल है तो गूगल सर्वर पे जाके कम्युनिकेट करता है। ओके, ऐसे आपका आर्किटेक्चर चलता है। बट रिमोट कंट्रोल में क्या होता है, ब्राउजर होता है, फिर उसके बीच में एक सर्वर होता है जो रिमोट कंट्रोल का सर्वर है, फिर वो सर्वर ब्राउजर के साथ इंटरेक्ट करता है, और फिर ब्राउजर, जैसे गूगल है तो गूगल के सर्वर के साथ इंटरेक्ट करता है। तो इसलिए वेब ड्राइवर की एज अ फास्टर कंसिडर किया जाता है, क्योंकि वेब ड्राइवर में ये मिडल में कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे जैसे रिमोट कंट्रोल वैसे नहीं है।
यहाँ पे भी एग्जांपल है, यू एंड डायरेक्टली ब्राउजर कम्युनिकेट होता है वेब ड्राइवर में, और रिमोट कंट्रोल में बीच में एक सर्वर होना चाहिए। और ये डिफरेंट उनके डिफरेंस ही है, ना कुछ है नहीं। ओके, यहाँ तक आपको मतलब इस थ्योरी में ज्यादा कुछ थोड़ा थोड़ा बहुत समझने के लिए है, बट आपको कहीं पे कुछ क्वेश्चन वगैरह है इसमें, तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मतलब इंस्टॉलेशन वगैरह। अमित, जीवन आप सुन पा रहे हो क्या? हाँ सर, सुन रहे हैं सर। ओके ओके, तो यहाँ तक तो क्लियर है राइट? मतलब ये थेरोटिकली पार्ट है, आप एक बार जाके इसको रीड भी कर सकते हो। ओके, ओके अगर कुछ रहा तो मतलब मेन मेन पॉइंट ही याद रखने, जितने मतलब मैंने बताए हैं मैं उनको कलेक्ट करके आपको दे दूंगा। ओके ओके। बट जस्ट एज अ हिस्ट्री आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ओके, फिर उसके बाद हम इसको डाउनलोड और मतलब इंस्टॉलेशन का पार्ट देखते हैं कि हम इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, सेलियम वेब ड्राइवर। ओके, तो इसके दो तो पॉइंट हमारे पास ऑलरेडी है, जैसे इंस्टॉलेशन ऑफ जावा और इक्लिप्स। ओके, हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, हमें बस थर्ड स्टेप करना है, इंस्टॉल सेलियम वेब ड्राइवर फाइल्स। ओके, तो हम डायरेक्टली थर्ड स्टेप में जाते हैं। क्लास क्रिएट हो गया, कि यहाँ पे थर्ड स्टेप, तो ये क्या करेगा, हमें यहाँ पे एक लिंक है, ये हमें लेके जाएगा सेलेनियम की वेबसाइट पे। ये सेलेनियम की वेबसाइट है, सेलेनियम डेव डॉट डाउनलोड्स करके हम डाउनलोड के पेज पे आ गए। तो यहाँ पे हम अलग अलग सेलेनियम की प्रोडक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे हमने देखा था सेलेनियम ग्रिड, और उसका वर्जन अभी चल रहा है 4.1.1। फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर ड्राइवर सर्वर एक है, सेलेनियम क्लाइंट वेब ड्राइवर लैंग्वेज पेंटिंग्स, नेट सेलेनियम आईडी जो हमने कल। सारा डाउनलोड करना पड़ेगा सर? हेलो, नहीं 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 नहीं, मैं जस्ट दिखा रहा हूँ, जो हम ज्यादा ये कुछ भी यूज नहीं करेंगे ज्यादा करके, जस्ट मैं दिखा रहा हूँ कि ये अलग अलग एक है। तो अभी ये अलग अलग लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है, जैसे सी शार्प, रूबी, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट। ओके, तो हम जावास्क्रिप्ट जावा में करने वाले हैं राइट, तो हम प्रोबेबली ये वाला डाउनलोड करेंगे 4.1.1। ओके, तो यहाँ पे ये डाउनलोड हो रहा है। जस्ट आपको दिखा रहा था कि जैसे ये सेलेनियम आईडी हमने डायरेक्टली डाउनलोड किया था, तो यहाँ से भी हम उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी के लिए क्रोम, फायरफॉक्स, एज, ये तीन टाइप के ब्राउजर सपोर्ट करता है सेलेनियम आईडी। ओके, प्रीवियस रिलीज इकोसिस्टम। ओके ओके, और ये डिफरेंट टाइप की कंपनीज हैं जो सेलेनियम को सपोर्ट करती हैं, तो ये एक्चुअली उनको फंड प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमने बोला ना कि सेलेनियम फ्री 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 सॉफ्टवेयर है, बट उनमें भी कोई लोग होते हैं, जैसे ये वेबसाइट है सेलेनियम की, इसको होस्ट करने के लिए, इसके न्यू वर्जन बनाने के लिए अलग अलग ये सब पैसा पैसा तो लगता है राइट, तो ये कंपनीज उनको स्पॉन्सर करती है। और यहाँ पे शायद डोनेशन का भी रहता है, फिर नॉर्मल लोग भी डोनेट कर सकते हैं कि ये फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है, हम मतलब उसको यूज कर पा रहे हैं अच्छे से, तो हम उसको डोनेशन, ये देखो डोनेट टू सेलेनियम, तो हम उसको पैसे भी डोनेट कर सकते हैं। ओके, तो ये बीच में लॉक 4j का इशू आया था, सेलेनियम डज नॉट यूज लॉक 4j thus unaffected by this। एक सबसे बड़े वर्नेबिलिटी एक इशू आई थी। ओके, एक लॉक 4j करके एक एप्लीकेशन है। ओके, वो क्या करता है, जैसे हमने हमारे प्रोग्राम में ये किया था, देखो सिस्टम डॉट प्रिंट डॉट आउट करते हैं, तो हमारा कंसोल पे हमें कुछ आउटपुट दिखता है। ओके, तो वैसे ही प्रोग्रामिंग में क्या होता है, लॉग्स मतलब प्रोग्राम में क्या हो रहा है, सही से सब चल रहा है या नहीं चल रहा है, उस देखने के लिए लॉगिंग करते हैं। मतलब
जो भी यूज़र ने अगर सपोज़ कहीं पे कुछ एंटर किया, कहीं पे लॉगिन किया तो सब लॉग्स में जाके सेव हो जाता है, ओके? हमें हिस्ट्री देखने के लिए। तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर है लॉग4j। इसमें ना एक इश्यू था कि उस इश्यू के वजह से अगर सपोज़ ये वाला वेबसाइट है और ये log4j यूज़ करता है, तो हैकर हैकर के पास एक मतलब कुछ इश्यू था, जिससे अगर कुछ हम कोड लिखेंगे और वो कोड हम log4j में डाल सकते हैं और उस कोड से क्या हो सकता है, हम जो भी यूज़र लॉगिन कर रहा है, मतलब अगर यूज़र ने कहीं पे यूज़र नेम पासवर्ड डाला और वो यूज़र नेम पासवर्ड हम कहीं पे हिस्ट्री में सेव कर रहे हैं, तो वो हैकर वो पासवर्ड और यूज़र नेम देख सकता था। तो ये वाला इश्यू लास्ट 2 मंथ पहले रिपोर्ट हुआ था, ओके? और इसके वजह से जितने भी सॉफ्टवेयर ये वाला वर्ज़न यूज़ करते थे, उन सबको इनको चेंज करके नेक्स्ट न्यू वर्ज़न अपलोड करना पड़ा। तो ये बहुत बड़ा एक इश्यू था, जैसे बैंकिंग एप्लीकेशन के लिए अगर ये पकड़ में नहीं आता था, तो उसके बाद अगर हैकर्स को पता चलता था ये जल्दी से, तो बहुत सारे फ्रॉड होने के चांसेस थे। मतलब अभी तक तो कोई फ्रॉड डिटेक्ट नहीं हुआ है, बट इन फ्यूचर हो सकता है और हुआ होगा, बट डिटेक्ट नहीं हुआ होगा। ओके, ओके, तो मीनवाइल हमारा ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है। ओके, ये है। इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप उन्होंने क्या बोला है? ओके, ये पुराना स्क्रीनशॉट होगा। जावा का हमने एक वर्जन डाउनलोड कर लिया। फिर कॉन्फ़िगर करने के लिए क्या होता है, जैसे एक कुछ जावा का न्यू प्रोजेक्ट उन्होंने क्रिएट किया, ओके? यहाँ तक तो सेम ही है जैसे हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। एक क्लास क्रिएट किया, उसके बाद प्रोजेक्ट में अच्छा ठीक है, मैं मेरा इक्लिप्स ओपन करता हूँ। ये क्या होता है, ये जो हमने डाउनलोड किया वो एक्सटर्नल फाइल्स हैं, ओके? जैसे इसमें क्या होता है, इसमें अगर ओपन करोगे तो सेलेनियम के सब प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं इसमें, ओके? ये इसको बोलते हैं ये सब लाइब्रेरीज हैं जो हमें ऑटोमेशन के लिए सपोर्ट करेंगे। तो हमारा ये चालू हो गया। अब क्या करते हैं, हम एक न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं, जैसे जावा जावा प्रोजेक्ट, उसको नाम देते हैं सपोज सेलेनियम 1 फिनिश, ओके? यहाँ पे हमारा एक ये हो गया। मैं यहाँ पे एक न्यू क्लास बना लेता हूँ, टेस्ट सेलेनियम, ओके? इसको पब्लिक क्लास दे देता हूँ, फिनिश, ओके? हमारा ये वाला क्लास क्रिएट हो गया। बस डिक्लेयर नेम, यहाँ पे देखते हैं कुछ तो भी इश्यू है शायद। तो ये हमारा बन गया। फिर उन्होंने क्या बोला है कि प्रॉपर्टीज में जाके हमें ये फाइल इंपोर्ट करनी है। तो कैसे करना है, प्रोजेक्ट पे ऊपर उन्होंने राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज ओपन करिए, ओके? ऐसे करके यहाँ पे सबसे लास्ट में प्रॉपर्टीज होंगी, आप ओपन कर लो। उसके बाद जावा बिल्ड पाथ करके आता है, ओके? जावा बिल्ड पाथ। फिर उसके बाद लाइब्रेरीज में जाना है, फिर उसके बाद यहाँ पे
ऐड एक्सटर्नल जार्स करके होता है। ओके, यहाँ पे जाके फिर मैं ये वाला ऐड कर देता हूँ सेलेनियम, फिर यहाँ पे ऐड हो गया कि मैंने जाके, अच्छा इन्होंने क्या सेलेक्ट किया है, लाइब्रेरी सेलेक्ट किया है, और लाइब्रेरीज में सब सब फाइल्स ऐसे सेलेक्ट किए हैं, और सेलेक्ट द क्लाइंट, ऐसे नहीं किया, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। इस पे क्लिक किया, ऐड एक्सटर्नल जार्स, इसमें गया। अच्छा सॉरी, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं इसको, ये आपका zip फाइल है ना, इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। ओके, आपका ये वाला फाइल डाउनलोड हो गया। ओके, अभी मैं इसको इसको रिमूव कर देता हूँ और ऐड न्यू जार, फिर अभी मैं इसमें गया, लाइब्रेरीज में गया, जितने भी लाइब्रेरीज थे सेलेक्ट ऑल किया और ओपन। ओके, ये सब ऐड हो गई। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है कि और एक फाइल ऐड करनी है। क्लाइंट कंबाइंड नोट विजेस, ओके ये फाइल तो मुझे नहीं दिख रही है, बट मैंने अभी के लिए जितना था उतना एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके अप्लाई एंड क्लोज कर देता हूँ, देखते हैं कि ये चलता है या नहीं। ओके, क्योंकि ये ओल्ड स्क्रीनशॉट रह सकता है, तो यहाँ पे होने के बाद जीआरई और एक रेफरेंस लाइब्रेरीज करके आ गया होता है। देखिए, देखो यहाँ पे एक रेफरेंस लाइब्रेरीज आ गई, उसमें जितने भी आपने इंपोर्ट किए थे वो यहाँ पे दिखने लग जाते हैं। ओके, फिर यहाँ पे ये जावा के होते हैं, जैसे ये जावा की लाइब्रेरीज हैं, उसके साथ साथ अभी आपके पास और सेलेनियम की भी लाइब्रेरीज आपके प्रोजेक्ट में ऐड हो गई, तो ये लाइब्रेरीज आपको हेल्प करती है कोडिंग के लिए। ओके, तो उसके बाद हम एक जावा का सॉरी इसका एक कोड लिखते हैं, जैसे यहाँ पे सैंपल कोड दिया हुआ है उन्होंने, इसको कॉपी कर लेता हूँ पूरा। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्लास नेम में जस्ट चेंज करता हूँ। ओके, बाकी तो सेम ही रहेगा, इसको डिलीट कर देता हूँ। अभी देखो, अभी मैंने ये कर दिया, अभी मुझे एरर आ रहे हैं कि org.openQA not resolved, create a class, create record। जैसे मैं अगर इसको रिमूव कर देता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। वेब ड्राइवर कैन नॉट रिजल्ट एज अ टाइप, तो यहाँ पे हमारे पास ये वेब ड्राइवर सेव होना चाहिए। ओके, एक तो हमें ये exe फाइल भी डाउनलोड करनी होती है, तो इन्होंने यहाँ पे दिया होगा ऊपर। तो हम करते हैं इसको वन बाय वन। फायरफॉक्स का गीको ड्राइवर हमें डाउनलोड करना है।
ओके, सेम वेबसाइट पे जाते हैं। और जो सेलेरियम का एक वेबसाइट, ओके, कि सेलेनियम की सेम वेबसाइट पे हम चले गए और यहाँ पे हमें फायरफॉक्स का वर्जन डाउनलोड करना है। ब्राउजर्स, ओके, फायरफॉक्स, फायरफॉक्स का कहाँ पे मिलेगा? और ठीक है, देखते हैं। ओके, यही वेबसाइट है, यहीं से डाउनलोड करना पड़ेगा। तो हमें विंडोज के लिए ये चाहिए और 64 बिट हो गए, तो मैं ये वाला डाउनलोड करता हूँ। तो ये आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जितने भी डाउनलोड हुए हैं। हम यहाँ पे इसको अरे क्लोज, डाउनलोड सी डाउनलोड होने लग गया था। ओके, इसमें हमारा अभी क्रोम ड्राइवर है, तो उसका पाथ एक हमें देना होता है। फिर उसके अंदर हमारा ऐसे पाथ देते हैं, जैसे डी ड्राइव में हमारे पास गेको ड्राइवर यहाँ पे प्रेजेंट है, राइट? तो ये पूरा पाथ और उसके बाद गेको ड्राइवर डॉट ई ओके, इतना पूरा पाथ देना होता है। और ये जो प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी हमें सेट करनी होती है फॉर फायरफॉक्स ड्राइवर, ओके। तो ये कंपलसरी वाला स्टेप है आपका, ये आपको याद भी रखना पड़ेगा। ओके, फिर उसके बाद आपका फायरफॉक्स ड्राइवर डज नॉट, तो मैं क्या करता हूँ, वापस से न्यू, सॉरी, प्रॉपर्टीज में जाता हूँ और यहाँ पे ऐड एक्सटर्नल जार्स, और ये नीचे वाले जितने भी थे वो भी मैं ऐड कर देता हूँ। ओके, फिर भी एरर नहीं गया ना, इसको एक बार सर्च करते हैं। यहाँ पे ओके,
ओके, राइट क्लिक ऑन प्रोजेक्ट, गो टू द विल, फिर भी हमारा इशू सॉल्व नहीं हो रहा है एक्चुअली। ठीक है, एक बार देखते हैं। ये वाला कॉपी करके रख। ओके, जो पुराना कोड था वहाँ पे एक्चुअली हमने जो इंपोर्ट किया था वहाँ पे इशू था। ओके, हमने क्या किया था, ये मॉड्यूल पाथ के अंदर इन सबको इंपोर्ट किया था। ओके, तो मैं इन सबको निकाल देता हूँ, और निकालने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट जो इंपोर्ट किया था वो इस पे क्लास पाथ पे क्लिक करके फिर उसके बाद ऐड एक्सटर्नल फाइल्स करना है हमें। ओके, तो वो होने के बाद हमने जो कोड डाला था, फिर उसमें क्या है, जो भी हमारा कोड है, जैसे हमने देखा था कि हम कोई ये लिखते हैं, पैकेज लिखते हैं, राइट, और दूसरे पैकेज का हमें अगर कोई कोड यूज करना होता है तो हम इंपोर्ट यूज करते हैं। तो यहाँ पे जावा का वेब ड्राइवर का कोड यहाँ पे है, और फायरफॉक्स ड्राइवर का कोड यहाँ पे है। ओके, तो ये अगर मैं इंपोर्ट नहीं करता हूँ, कि जैसे मैंने अगर इसको निकाल दिया, तो फिर यहाँ पे एरर आना चालू हो जाता है। ओके, तो सबसे पहले ये इंपोर्ट करना है, फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप जो होता है कि जहाँ पे हमारा फायरफॉक्स चलना है, वो फायरफॉक्स का एक EXE हमें यहाँ पे मिलता है। ओके, फिर उसके बाद ये वाला जो स्टेप है, यहाँ पे हम एक ड्राइवर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जैसे हमने देखा था कि हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, राइट। तो ये फायरफॉक्स का एक क्लास होता है, उसका एक हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो वेब ड्राइवर का फायरफॉक्स करके एक क्लास है। तो जो भी ऑपरेशन हमें परफॉर्म करने हैं उस ब्राउजर पे, वो हम इस ऑब्जेक्ट के थ्रू परफॉर्म करते हैं। ओके, जैसे ब्राउजर डॉट गेट, गेट मतलब कोई भी एक URL ओपन करना है तो आपको गेट यूज करना है, गेट फंक्शन, गेट मेथड। ओके, तो बेस URL में क्या दिया है कि गुरु 99 का ये वाला वेबसाइट ओपन करना है। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन क्या किया है उन्होंने, ड्राइवर डॉट गेट टाइटल। तो एप्लिक जो भी वेबसाइट का एप्लीकेशन होता है उसका कोई टाइटल होता है। ओके, जैसे अगर मैं यहाँ पे कहीं पे भी आप हाईलाइट करते हो, इस वेबसाइट पे नहीं दिख रहा है, शायद यहाँ पे दिखेगा। अगर कोई भी वेबसाइट पे जाते हो तो आपको आपको उसके रिलेटेड कुछ टाइटल मिलता है, तो वो टाइटल लेके यहाँ पे इस वेरिएबल में उन्होंने सेव किया। ओके, और वो टाइटल यहाँ पे चेक किया कि वो टाइटल वेलकम टू मर्क्यूरी टूर्स करके है या नहीं। अगर है तो उन्होंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन पास लिखा है, अगर नहीं है तो फेल्ड लिखा है, और उसके बाद ये वेब ड्राइवर को क्लोज कर दिया। ओके, तो ये डिटेल में हम वापस से देखेंगे कि हर एक स्टेप का मीनिंग क्या होता है। ओके, यहाँ पे, बट अभी जस्ट मैं इसको एक बार रन करके दिखाता हूँ। ओके, कुछ एरर आ गया, नो क्लास फॉर। आप फिर ऐसे वापस से कुछ अगर आपको एरर आती है पे डालो, चेक करो कि क्या हो सकता है इशू। फर्स्टली चेक प्रॉपर्टी इफ यू ऑल import ओके, यहाँ पे कुछ इशू आ ही रहा है, एक बार देखते हैं।
कि मे बी इंस्टॉलेशन में हमने कुछ स्टेप मिस कर दिया होगा। जी क्लास फाइल तो ऐड कर दी थी सही से। ठीक है, ये वाला मैं एक बार चेक करता हूँ कि इस पे कहाँ पे इशू आ रहा था, बट ये सेम वे रन होता है जैसे हमने कल आईडी में ओपन किया था। एक एक ब्राउजर ओपन होता है, फिर उसमें ये पूरा टेस्ट केस चलता है। मे बी ये इम्पोर्ट सही से नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली इशू कहाँ पे। तो ठीक है, ये वाला पार्ट हम कल भी एक बार रिपीट करेंगे, क्योंकि ये शायद फर्स्ट टाइम में समझ में नहीं आएगा आपको टोटली। तो ठीक है, कल एक बार मिलते हैं फिर, चलेगा? कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो अभी। सर चलेगा। ठीक है, तब तक आप जितना मैं कुछ पॉइंट्स देता हूँ, आप वो पढ़ लेना सेलेनियम के रिगार्डिंग। एंड ओके। जो हमने अभी सेलेनियम डाउनलोड वगैरह किया था उतना पार्ट आप ट्राई करो। अगर आपके मशीन पे और कोई अलग इशू आता है तो वो हम कल रिजॉल्व करने का ट्राई करेंगे फिर। ओके। ओके, ठीक है देन, थैंक यू, बाय। थैंक यू।